Hello students, in today's lecture 15 we shall discuss some numerical problems based on the concept that we have discussed till now. अभी तक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिया है, करंट डेंसिटी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, ओम्स लॉ की बात कर लिया है, रेजिस्टेंस की बात की है, रेजिस्टिविटी की बात की है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस को डिस्कस किया है, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस को डिस्कस किया है, मोबिलिटी की बात की है, डिफरेंट रिलेशंस की बात की है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की है, पावर की बात की है। तो इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे और ये सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने एनसीईआरटी से लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे, शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 3.1 से। और इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, estimate the average drift speed of conduction electron in a copper wire of cross sectional area 1 into 10 raised to the power minus 7 meter square। ड्रिफ्ट स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है, एस्टिमेट मतलब कैलकुलेट करना है किसका, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का। और किस में है ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कॉपर वायर में, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है कि, और उस कॉपर वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर वायर हमें निकालना क्या है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। कॉपर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 1.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। 1.0 को मैंने 1 लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उससे फ्लो होने वाले करंट भी दे रखा है हमें 1.5 एम्पियर। ठीक है, और भी देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि प्रत्येक कॉपर एटम, ईच कॉपर एटम, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ईच कॉपर एटम, एक कॉपर एटम कंट्रीब्यूट करता है रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। एक कॉपर एटम एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। और कॉपर की डेंसिटी आपको दे रखी है, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो भी आपको दे रखा है। कॉपर की डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ कॉपर भी लिख लीजिए। डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करूं, और ये कॉपर की जो डेंसिटी है वो है 9.0 को 9 लिखा जा सकता है इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और एटॉमिक मास जो दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना है, 63.5 एटॉमिक मास यूनिट। यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाएगा कि करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया, ऐसा कोई रिलेशन है क्या हमारे पास। तो हम जानते हैं, सिंस करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू NEAVD, ये रिलेशन हमने अच्छे से पढ़ा है। हमें निकालना क्या है, VD निकालना है। तो VD इज इक्वल टू I/NEA, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें I दे रखा है 1.5 एम्पियर है। E हम जानते हैं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं E बराबर 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब मैं यहाँ नेगेटिव होता है वैसे तो, लेकिन मैग्नीट्यूड रखेंगे हम। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है, E है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, करंट है, लेकिन N नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें N कैलकुलेट करना पड़ेगा। N कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में, ईच कॉपर एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। एक कॉपर एटम एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और एटॉमिक मास यूनिट इसका 63.5 एटॉमिक मास यूनिट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 63.5 एटॉमिक मास यूनिट में जो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स हैं वो कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। और एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.023, जिसको अप्रोक्सीमेटली 6 लिखा जा सकता है, इतना होता है 10 रेज़ टू द पावर 23, इतने एटम्स होंगे। और एक में कितना होगा, ये तो 63.5, इतने ग्राम में इतने एटम्स होंगे। ये किसके बराबर हो गया, एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो गया। और 1 ग्राम की बात करूं तो 6, अब मैं इसको 6.0 ही ले रहा हूँ, 23 को नहीं ले रहा हूँ, कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। डिवाइडेड बाय 63.5 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, लेकिन हमें एक में नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितने में, हमें चाहिए
देखिए डेंसिटी कितनी है, 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो ये जो डेंसिटी है 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी मास कितना होगा जब ये डेंसिटी है तो मास कितना होगा, केवल ये वाला होगा हिस्सा होगा 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अब 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में कितने कॉपर एटम्स होंगे, कितने कॉपर एटम्स होंगे, एन की वैल्यू क्या होगी 6.0 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.y इंटू 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अब ये किलोग्राम में रखना नहीं है क्योंकि ये सब ग्राम में है, ये तो 6.0 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अब किलोग्राम को ग्राम में रखेंगे तो 10⁻³ ग्राम आएगा और 3 ऑलरेडी है तो 9 इंटू 10⁻6 ग्राम हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ग्राम में। तो इतने ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इतने होंगे। ठीक है, कॉपर एटम्स। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू आएगी बेटा 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। इतनी नंबर डेंसिटी आएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। ये एन की वैल्यू आ जाएगी। कैसे निकाला हमने, देखिए बड़ा सिंपल सा है। हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया है एवोगैड्रो, आपने जानते होंगे एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है एवोगैड्रो नंबर। तो कॉपर एटम का जो एटॉमिक मास यूनिट है 63.5 है। 63.5 एटॉमिक मास यूनिट में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो 1 में कितने होंगे, इसमें 63.5 से डिवाइड हो जाएगा तो इतने किलोग्राम में, और इसको मैं ग्राम में लिखूं तो इतने ग्राम में कितने होंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे इस इतने ग्राम से तो ये नंबर डेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नंबर डेंसिटी आ जाएगी। समझ में आ गया क्या भाई, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास यूनिट, राइट। एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू मास ऑफ कॉपर एटम। ठीक है, तो कॉपर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी होगी वो ये आ जाएगी। क्लियर है, तो एन निकाल लिया। अब एन का ये वैल्यू हम यहाँ यूज कर लेंगे। देयरफॉर वी डी अब आई क्या है, आई है 1.5, ठीक है, एम्पियर अपॉन एन क्या आया 8.5 इंटू 10⁻28 ये आया पर मीटर क्यूब, और ई क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस में लेंगे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और ए क्या है आपका 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। देखिए जब भी हम फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं तो सेम यूनिट्स होनी चाहिए सभी की। तो देखिए ये मीटर स्क्वायर में है, ये कूलम में है, ये एम्पियर में है, ये भी आपका पर मीटर क्यूब में है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखिएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी -3 मीटर पर सेकेंड। इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 19 और 7 26 तो ये हो गया, और ये 2 28 है तो 2 है। सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, वी डी 1.1 10⁻³ क्या है मिली, और ये क्या है मीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरे तरीके से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये ड्रिफ्ट स्पीड आ गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। क्लियर है यहाँ तक, तो ड्रिफ्ट स्पीड इतना आ गया, पहला पार्ट फिनिश हो गया, समझ में आ गया। इसमें की पॉइंट क्या है, ये एन नंबर डेंसिटी निकालना। ये नंबर डेंसिटी निकालना आ गया तो ये तो सिंपली वैल्यूज रखनी है, आपको सॉल्व करना है। तो नंबर डेंसिटी एक बार वापस से देख लीजिए भाई। एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कॉपर कितना है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 U। ठीक है, तो इतने एटॉमिक मास में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो 1 में कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 होगा। ठीक है, होगा या नहीं। अब तो इतने किलोग्राम में, या इसको ग्राम में बदल लूं तो इतने ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर डेंसिटी क्या होगी, इतनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे।
ठीक है, तो ये नंबर डेंसिटी निकालना आ गया, तो फिर इस फॉर्मूले में आपको रखना है वीडी आ जाएगा, एन का वैल्यू रखना है, आई दे रखा है, ई दे रखा है, ई आप जानते हो, एरिया दे रखा है, रखिए सॉल्व कीजिए, 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट कह रहा है इसी प्रश्न का, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव। जो ये ड्रिफ्ट स्पीड हमें मिली है 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इसको कंपेयर करना है किससे, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, अब ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब होता है 300 केल्विन। इसके पार्ट बी के, ये तो पार्ट ए था, ठीक है, ये पार्ट कौन सा था, ए था। पार्ट बी में बात कर रहा हूं मैं, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर लिख सकते हैं 300 केल्विन लिख सकते हैं, 300 केल्विन लिख सकते हैं। तो इस ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, इस ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर आप जानते हो, हमने 11th क्लास में काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था गैसेज का, ठीक है ना। तो उसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो आई थी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एवरेज, या जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर आया था, 3/2 kVT। अब यहाँ पर केवी क्या है, वोल्टेजमान कांस्टेंट है, केवी क्या है, वोल्टेजमान कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है, और 3 कांस्टेंट है, तो v² बराबर क्या आ जाएगा, v² बराबर kVT अपॉन m आ जाएगा, और यहाँ 3 भी आ रहा है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, ये ई बार तो दूसरा सिंबल हो गया इसका, हाफ mv² इज इक्वल टू ये होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। टी की वैल्यू हम 300 केल्विन ले लेंगे, तो यहाँ से पहले v² निकालिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 kVT अपॉन m। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी, अब t की वैल्यू 300 केल्विन रखनी है, kv क्या है, वोल्टेजमान कांस्टेंट है, ये आपको गिवन होगा, और m क्या है, m आपको मास दे रखा है, ठीक है। तो जो कॉपर एटम का मास, कॉपर एटम का मास कितना, 9 × 10⁻³ किलोग्राम। उसको जब रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये v का वैल्यू आ जाएगा 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, इतना आएगा थर्मल स्पीड, ठीक है। थर्मल स्पीड कॉपर एटम्स की इतनी आएगी, और ड्रिफ्ट स्पीड कितनी आ रही थी, 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, या फिर 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो दोनों में अंतर कितना हुआ, दोनों में देखिए कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत कम है, ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है, 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड है, और जबकि थर्मल स्पीड कितनी है, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड में है, 2 एक तरह से 200 मीटर पर सेकेंड है, और ये 1.1 मीटर पर सेकेंड है, मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट स्पीड काफी कम है, तो ड्रिफ्ट स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो काफी कम है, और कितनी थर्मल स्पीड की लगभग 10⁻⁴ कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख देना है आपको। सो ड्रिफ्ट स्पीड इज वेरी स्मॉल, और कितनी है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, देखो जरा आप यहाँ पर निकाल के देखो, यदि हम बात करें ड्रिफ्ट स्पीड तो है आपका 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना है। और थर्मल स्पीड, मैं थर्मल को ऐसे लिख लेता हूँ, थर्मल कितना आया था मेरा, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो कितना टाइम्स हो गया इसका, ड्रिफ्ट स्पीड थर्मल स्पीड का कितना टाइम्स हो गया, यानी vd बराबर v थर्मल लिखूं तो थर्मल कितना 10⁻⁵ टाइम्स हो गया, लगभग कितना टाइम्स हो गया, 10⁻⁵, थर्मल स्पीड का 10⁻⁵ टाइम्स। वही इसको 10⁻⁻, इस 1.1 और 2 को आप एक बार के लिए छोड़ दो, 1.1 और 2 को एक बार के लिए छोड़ दो, इस ऑर्डर की बात करो, ये -3 है और ये +2 है, तो जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो कितना कम है भाई, कितना कम है, 10⁻⁵ टाइम्स कम है, ठीक है, 10⁻⁵ टाइम्स। किस टेम्परेचर पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, मतलब 300 केल्विन, ठीक है। तो 10⁻⁵ टाइम्स कम है, ठीक है। कौन, ड्रिफ्ट स्पीड, किसका, थर्मल स्पीड का।
किससे निकाला थर्मल स्पीड? हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kVT। वी स्क्वायर निकाला, इसमें केवी का वैल्यू रखा, ये आपको गिवन होगा। टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है वो ये हो गया 300 केल्विन, और मास आपको कॉपर का दे ही रखा है 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो उस इन सब वैल्यूज को रखेंगे तो वी का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब इस बी पार्ट में ही कह रहा है सेकेंड, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। अब स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं क्या कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से प्रोपोगेट करता है? यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन की बात करें बेटा, थर्ड पार्ट की मैं बात करूं, यहाँ पर थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं एक बार, यानी बी पार्ट का जो सेकंड है हिस्सा है उसकी मैं बात करूंगा। जस्ट वेट, मैं बात कर रहा हूं इस पार्ट की। देखिए, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर। अब स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो स्पीड बी पार्ट का सेकंड हिस्सा, ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या भाई? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट है ये, और ये जितना स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। और किस स्पीड से? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही तो होगा स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इतने स्पीड से। अब ड्रिफ्ट स्पीड कितना आया? ये तो आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड। ठीक है, वी इलेक्ट्रिक फील्ड EF लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड निकाला। और वी ड्रिफ्ट स्पीड कितना था? 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इतना था। तो फिर कितना स्मॉल हो गया? द ड्रिफ्ट स्पीड अभी भी ड्रिफ्ट स्पीड तो और बहुत कम आ रही है, थर्मल स्पीड से ही कम है, इससे तो बहुत कम होगी। तो कितनी कम है? ड्रिफ्ट स्पीड कम है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड से। अब कितनी कम है? ड्रिफ्ट स्पीड अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका कितना टाइम्स होगा? अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम्स होगा, 10⁻11 टाइम्स होगा। होगा या नहीं होगा? यानी इतना कम है ड्रिफ्ट स्पीड। कितने फैक्टर से कम है? 10⁻11। इतना इस फैक्टर से स्मॉल है कौन? ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड इज स्मॉलर बाय ए फैक्टर 10⁻11 एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और थर्मल स्पीड के कंपैरिजन में कितना डिफरेंस आया था? थर्मल स्पीड से 10⁻5 टाइम्स कम है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड से 10⁻11 कम है, यानी ड्रिफ्ट स्पीड तो बहुत कम वैल्यू है ना। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई इस एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल 3.2 क्या कह रहा है? अभी हमने एग्जाम्पल 3.1 किया, उसी पर बेस्ड इसका पार्ट ए है। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली ए फ्यू मिलीमीटर सेकेंड। यही तो बात की थी, बहुत कम आई थी ना स्पीड, फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड आई थी। कितनी आई थी? 1.1 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर पर सेकेंड, इतनी आई थी ड्रिफ्ट स्पीड एग्जाम्पल 3.1 में। एग्जाम्पल 3.1 में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड इतनी आई थी। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली ए फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड फॉर द करंट इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर। और उस समय करंट कितना था? ये ड्रिफ्ट स्पीड कब आई थी? जब करंट का वैल्यू हो, यदि हम 3.1 की बात करें तो कितना करंट का वैल्यू लिया था? 1.5 एम्पियर के लिए। इतने करंट के लिए ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम आई, फिर भी करंट, फिर क्या पूछ रहा है? हाउ देन, फिर भी इज करंट एस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट द इंस्टेंट ए सर्किट इज क्लोज्ड। जैसे ही सर्किट को हम क्लोज करते हैं तुरंत हर जगह करंट पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है भाई, जब ड्रिफ्ट स्पीड कम है इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत कम आ रही है, मिलीमीटर ऑर्डर में आ रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड, राइट। किस करंट के लिए? 1.5 एम्पियर करंट के लिए इतनी कम स्पीड आ रही है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का,
तुरंत करंट दौड़ जाता है। जैसे हम घरों में जैसे ही स्विच ऑन करेंगे पंखे का, तुरंत पंखा चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे बल्ब का, बल्ब जलने लग जाता है। तो तुरंत करंट कैसे पहुंच रहा है फिर? ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम होने के बावजूद भी जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं करंट पूरे सर्किट में कैसे पहुंच जाता है? तो इसकी क्या वजह है? एक्चुअली होता क्या है, करंट नहीं पहुंच रहा है हर जगह करंट नहीं पहुंच रहा। कौन पहुंच रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जो कि बहुत हाई वैल्यू है स्पीड का। इतनी स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड इमीडिएटली पहुंच जाता है हर जगह। और हर जगह के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको ड्रिफ्ट कौन करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करता है। इस वजह से क्या होगा, इमीडिएटली सर्किट में करंट एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होने की वजह से करंट एस्टेब्लिश हो जाता है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तुरंत बल्ब ऑन हो जाता है या पंखा ऑन हो जाता है। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें मैंने सॉल्यूशन में, एज द करंट इन द सर्किट इज ड्यू टू लोकल ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। जो सर्किट में करंट है वो किसके कारण है? लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट के कारण है। अब ये लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट क्या है? देखिए, ये कंडक्टर है, इसको ऐसे समझिए, ये कंडक्टर है, इसको मैंने बैटरी से जोड़ा और यहां पर की लगा दी। अब जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा इमीडिएटली करंट दौड़ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड तो बहुत कम है। फिर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कैसे पहुंच जाएगा? इलेक्ट्रॉन के यहां से यहां पहुंचने पर करंट फ्लो नहीं होता है, ऐसा नहीं है, इसके कारण करंट नहीं है। करंट जो है वो तो लोकल इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ का लोकल इलेक्ट्रॉन कौन हो गया? ये हो गया। इस जगह का लोकल इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इस जगह का लोकल इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब जैसे ही हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड तो इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इमीडिएटली हर जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, विद इन फ्यू सेकंड्स पहुंच जाएगा। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस स्पीड से जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन लोकल इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करेगा, और इन लोकल इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट के कारण सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक, तो एज द करंट इन द सर्किट इज ड्यू टू लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट which is because of electric field applied, and electric field is established throughout the circuit almost instantly with the speed of light 3 × 10⁸ meter per second, 3 × 10⁸ meter per second plus 8 है बेटा, 3 × 10⁸ meter per second. Therefore current does not have to wait for movement of electron from one end to another end of the conductor. इसलिए करंट को एक एंड के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एंड पर जाने की जरूरत नहीं है, उसका इंतजार नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लोकल